हाय, हमारे कुछ व्यूअर्स का कहना है कि मोस्टली हम जिन स्टॉक्स पर डिस्कशन करते हैं उन स्टॉक्स का प्राइस काफ़ी हाई होता है। हम भी जानते हैं कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी होते हैं जो मंथली 5000, 3000 या 2000 भी इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे में वो बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी जिसके एक शेयर का प्राइस 7600 अप्रॉक्स है, वो ऐसी कंपनी के एक शेयर भी बाय नहीं कर सकते। सिमिलरली 3000 वाले आयशर मोटर्स का एक शेयर भी बाय नहीं कर सकते एंड 2000 वाले हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी एक शेयर बाय नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, लेकिन स्टॉक प्राइस के बेस पर ही स्टॉक्स को सिलेक्ट करना ये क्राइटेरिया बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि कोई भी कंपनी फ्यूचर में कितना ग्रो करेगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कंपनी बिजनेस कैसा कर रही है, जिस सेक्टर से बिलोंग करती है उसमें कैसी ग्रोथ होगी एंड थर्ड उस कंपनी की मार्केट कैप। फिर भी हमने आपके लिए 5 ऐसी कंपनी शॉर्टलिस्ट की है जिनका स्टॉक प्राइस 400 से नीचे है। सिर्फ एक कंपनी ही ऐसी होगी जिसका स्टॉक प्राइस 400 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। मीन सबके लिए एफोर्डेबल है, लेकिन इसके लिए हमने क्वालिटी के साथ बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं किया है। जो भी कंपनीज आपके सामने रखी जाएंगी वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, हाई ग्रोथ है, जिस सेक्टर से बिलोंग करती है उस सेक्टर में भी अच्छी ग्रोथ है एंड इसके साथ ये कंपनीज वैल्यूएशन में भी बहुत ज़्यादा महंगी ना हो, उसके लिए प्राइस टू अर्निंग या तो सेक्टर से कम है या इक्विवेलेंट है। तो नमस्कार, कैपिटल एंड गेन्स में मैं सुशील देवल आपका स्वागत करता हूं। हमने कंपनीज को क्यों पिक किया है वो रीजंस भी हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना रीजन जाने अगर हम किसी भी स्टॉक को कंसीडर करते हैं तो थोड़ी सी ही करेक्शन होने पर हम घबराने लगते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमने इस स्टॉक को आखिरकार पिक ही क्यों किया था। तो इसलिए कंपनी को पिक करने के रीजंस भी हमने वीडियो में बताए हैं। फ्रेंड्स, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए किसी भी कंपनी को कंसीडर करने से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें। एक ही स्टॉक में सारा इन्वेस्टमेंट मत करें एंड डाइवर्सिफिकेशन भी जरूर करें। इस तरह के क्वालिटी कंटेंट को आप तक लाने में काफी मेहनत लगती है, तो मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फर्स्ट कंपनी डेल्टा कॉर्प्स है। तो वाई डेल्टा कॉर्प्स कंपनी का जो गेमिंग बिजनेस है वो इंडस्ट्री ही इंडिया में 28 to 30% के CAGR से ग्रो कर रही है एंड इस सेगमेंट से कंपनी 21% रेवेन्यू जनरेट करती है। उसके बाद कैसीनो बिजनेस जो कंपनी का मेन बिजनेस है वो इंडस्ट्री यूरोप में तो 3.5% के CAGR से ग्रो कर रही है, यूएसए में 3.7% के CAGR से, लेकिन इंडिया में ये इंडस्ट्री 7% के CAGR से ग्रो कर रही है। इंडिया में ये इंडस्ट्री फ्यूचर में और भी फास्ट पेस पर ग्रो कर सकती है, क्योंकि इंडिया में अभी एक बड़ी पॉपुलेशन अपनी रूटीन रिक्वायरमेंट के साथ कुछ बेसिक डिजायर्स को ही फुलफिल कर पा रही है। कैसीनो इंडस्ट्री और भी फास्ट ट्रैक होगी जैसे जैसे इंडिया का पर कैपिटा इनकम बढ़ता जाएगा। स्टॉक प्राइस में जो रिसेंट करेक्शन हुआ है वो हुआ है ड्यू टू GST हाइक टू 28%। एक्चुअल में GST हाइक का कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। जितने भी सिन बिजनेस होते हैं, मींस ऐसी चीजें जिनकी लत लगती है, उनको GST हाइक का कोई खास फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो सिगरेट्स हो, लिकर हो या फिर कैसीनोस ही क्यों ना हो। तो मुझे ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। अपॉर्चुनिटी ऐसे दिखती है कि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने हाईएस्ट एवर रेवेन्यू जनरेट किए हैं, हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जनरेट किए हैं और उसके बाद नेट प्रॉफिट्स भी कंपनी के हाईएस्ट एवर रहे हैं। वहीं अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर सेल्स भी बढ़े हैं, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी बढ़े हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़े हैं एंड उसके बाद नेट प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं। तो इस रिजल्ट को अच्छा रिजल्ट बोल सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंपनी की वैल्यूएशन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कंपनी का पी 1 ईयर के मीडियन पी से नीचे ट्रेड हो रहा है, 3 ईयर का पी मीडियन पी से नीचे है एंड 5 ईयर के मीडियन पी से भी प्रेजेंट पी है। तो यहाँ अगर आप इंडस्ट्री पी देखें 38.3 है एंड स्टॉक का पी 18.6 है, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन कंपनी का कोई भी फाइनेंशियल मैट्रिक्स खराब नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छी है, रिटर्न ऑन इक्विटी 12.4% है जो कि बेटर है। उसके बाद कंपनी डेट फ्री है, क्विक रेशियो 1.45 है, करंट रेशियो 2.31 है एंड रिटर्न ऑन एसेट्स 10.9% है जो कि अच्छे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखें तो कंपनी ऑपरेशन से लगातार अच्छे कैश भी जनरेट कर रही है। उसके बाद अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 33.28% है, FIS की भी होल्डिंग है, DIs अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ा रहे हैं एंड वो है 18.04%। तो ओवरऑल जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है उनकी होल्डिंग भी 60% के अराउंड है। तो यहाँ टेक्निकल चार्ट पर देखें तो कंपनी का स्टॉक प्राइस आज वही आ गया है जो दिसंबर 2020 में हुआ करता था एंड यहाँ 175 के लेवल पर हमें एक अच्छी सपोर्ट भी दिख रही है। कंपनी में जो गिरावट हुई है वो न्यूज बेस्ड है एंड जो न्यूज बेस्ड गिरावट होती है वो ज्यादा दिन सस्टेन नहीं करती है। तो एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि प्रेजेंट लेवल पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है या SIP मोड में भी एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। सेकंड कंपनी प्राज इंडस्ट्रीज है। अगेन वाई प्राज इंडस्ट्रीज? क्योंकि कंपनी वेरियस सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है इन्वायरमेंट, एनर्जी एंड एग्री प्रोसेस इंडस्ट्री
इंडस्ट्री के लिए। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो कंपनी डिफरेंट सेक्टर्स के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है एंड इथेनॉल इंडस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी है। कंपनी इथेनॉल प्लांट्स को सेटअप करती है एंड उसके साथ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जैसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। उसके बाद कंपनी एविएशन बायोफ्यूल मींस एयरक्राफ्ट के लिए ग्रीन फ्यूल एंड मैरीन बायोफ्यूल मींस शिप के लिए बायोफ्यूल जैसी सॉल्यूशंस पर काम कर रही है। कंपनी ने 300 प्लस पेटेंट्स फाइल किए हैं, जिसमें से 24 से ज़्यादा इंडिया में एंड 60 इंटरनेशनल पेटेंट्स अप्रूव भी हो गए हैं। कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर अल्कोहल टू जेट फ्यूल एंड बायोफ्यूल पर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रही है एंड नियर टर्म में फर्स्ट बायोफ्यूल बेस्ड फ्लाइट का ट्रायल भी कर सकती है। कंपनी बायोप्लास्टिक्स को कमर्शियलाइज करने के लिए फर्स्ट डेमो प्लांट भी सेटअप कर रही है। मींस प्रेजेंट वर्ल्ड जिन प्रॉब्लम्स का इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, कंपनी ऑलरेडी उस पर काम कर रही है। तो ये कंपनी भी वैल्यूएशन में काफ़ी अट्रैक्टिव है। प्रेजेंट पीई जो है वो 1 ईयर के मीडियन पीई से नीचे है, 3 ईयर के मीडियन पीई से भी नीचे है एंड उसके बाद 5 ईयर के मीडियन पीई से भी नीचे है। तो अगर इंडस्ट्री पीई देखें वो 38.3 है एंड स्टॉक का पीई 32.3 है। करंट प्राइस 415 है। यही एक इकलौती कंपनी है जिसका स्टॉक प्राइस 400 से थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31% है, जो कि एक्सीलेंट है। रिटर्न ऑन इक्विटी 23.7% है, जो कि अच्छा है। कंपनी डेट फ्री है। पीईजी रेशो 0.69 है। 1 से नीचे का पीईजी रेशो अच्छा माना जाता है एंड उसके बाद क्विक रेशो 0.93 है, करंट रेशो 1.15 है एंड रिटर्न ऑन एसेट्स 9.77% है, जो कि बेटर है। उसके बाद कंपनी की अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो समय के साथ कंपनी अपनी रेवेन्यू को लगातार बढ़ाती जा रही है, प्रॉफिट्स को भी समय के साथ लगातार बढ़ाती जा रही है, जो कि एक काफ़ी अच्छा साइन है। उसके बाद अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखें तो पिछले 7 से 8 सालों में कंपनी ऑपरेशन से अच्छे कैश जनरेट कर रही है। स्पेशली अगर लास्ट के 3 सालों में देखें तो कंपनी के ऑपरेशन से अच्छे कैश जनरेट हो रहे हैं। वही अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 32.82% है, FIAs 18.30% है, उसके बाद DIs 8.40% है। तो 60% कंपनी आज भी स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। तो डे चार्ट पर देखें तो कंपनी मई 2021 के बाद एक रेंज में ट्रेड हो रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो टेक्निकल के बेस पे टारगेट होते हैं तो आप इस रेंज को मेजर कर सकते हैं एंड देन उसको ब्रेकआउट लेवल पर रख सकते हैं। तो अगर हम इसे ब्रेकआउट लेवल पर रखें एंड उसके बाद अगर हमें इसे प्रेजेंट प्राइस से मेजर करने की कोशिश करें, जो कि अभी हम करेंगे, तो ये हमने मेजर कर लिया तो अप्रॉक्सीमेट 38% के रिटर्न्स टेक्निकल के बेस पर मिल सकते हैं। यहाँ पर आप एक बात पूछ सकते हो कि जब ब्रेकआउट ही नहीं हुआ तो आप पहले कैसे कह रहे हो कि कंपनी ऊपर जाएगी। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि टेक्निकल्स को जन्म देते हैं उसके फंडामेंटल्स। तो कंपनी की अगर आप प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को देखें तो आपको लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सेल्स हाईएस्ट एवर मिलेंगे, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी हाईएस्ट एवर मिलेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हाईएस्ट एवर है एंड नेट प्रॉफिट्स भी हाईएस्ट एवर हैं। वही अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो लास्ट क्वार्टर की सेल्स हाईएस्ट एवर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हाईएस्ट एवर हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हाईएस्ट एवर हैं एंड नेट प्रॉफिट्स भी हाईएस्ट एवर हैं। जब सब कुछ हाईएस्ट एवर है तो कंपनी का स्टॉक प्राइस भी हाईएस्ट एवर पर जरूर जाता है। लेकिन हम लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी स्टॉक को कंसीडर करते हैं तो एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि प्रेजेंट लेवल पर कुछ क्वांटिटीज ऐड की जा सकती हैं एंड उसके बाद अगर करेक्शन होता है तो 365 के लेवल्स पर आप इसमें एक्युमुलेशन कर सकते हैं एंड लंबे समय के लिए कंपनी को होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी कैंपस एक्टिवियर है। आज से पहले हमने कभी इस कंपनी पर डिस्कशन नहीं किया क्योंकि सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की वैल्यूएशन को जस्टिफाई ही नहीं करते थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी एक्सट्रीम हाई प्राइस टू अर्निंग रहा है कंपनी का। पी आज भी थोड़ा हायर है, लेकिन वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे कि इस कंपनी पर हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं। पहली बात तो कंपनी का स्टॉक प्राइस गिरा क्यों, वो इसलिए कि कंपनी की वैल्यू में प्रेशर देखने को मिला था क्योंकि लोगों ने नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग यानी कि नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग में कटौती की थी क्योंकि बीच में इन्फ्लेशन हाई हुआ था। दूसरा, लिस्टिंग के बाद स्टॉक प्राइस में एक बड़ा अपरन देखा गया था एंड यहाँ पर जो प्राइस टू अर्निंग था वो 300 से भी पार हो गया था। तो इतना हाई प्राइस टू अर्निंग कभी भी सस्टेन नहीं करता है, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आना ही था। कंपनी का लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग है क्योंकि फुटवियर इंडस्ट्री ही फास्ट ग्रोइंग है जो 20% के ज़्यादा के CAGR से ग्रो हो रही है। बिकॉज ब्रांडेड फुटवियर्स अब रूरल एरियाज में भी अच्छी अट्रैक्शन गेन कर रहे हैं। लेकिन जो स्पोर्ट्स एंड एथलेजर सेगमेंट है जिसमें कैंपस भी अच्छी प्रेजेंस रखता है वो 25% के CAGR से ग्रो हो सकती है अप टू 2025, जो कि ह्यूज है। उसके बाद जुलाई 2023 से फुटवियर इंडस्ट्री को BIS नॉर्म्स को कंप्लाई करना है जिसका फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड इसकी डेडलाइन 1 जनवरी 2024 है। इसका सिंपल सा मतलब है कि सारी फुटवियर इंडस्ट्री को जो गवर्नमेंट ने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स लेट डाउन किए हैं इनको कंपलसरी फॉलो करना है।
इससे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स अपने मार्केट शेयर को लूज कर सकते हैं, जिसका ब्रांडेड प्लेयर्स को बेनिफिट होगा। कंपनी अपनी D2C रीच, जिसका मतलब है डायरेक्ट टू कंज्यूमर रीच, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 में अगर आप इन दोनों को मिला दो तो आती है 45% थी, इसको बढ़ाकर 50% करने पर प्लान कर रही है। बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए कंपनी एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स को भी बढ़ाने पर प्लान कर रही है। अप्रैल 2023 में कंपनी ने हिमाचल प्रदेश में लैंड एक्वायर किया है 16.7 करोड़ में, एंड इसका यूटिलाइजेशन बैकवर्ड इंटीग्रेशन में होगा, एंड कंपनी यहां पर शूज के सोल्स मैन्युफैक्चर करेगी। कंपनी का स्टॉक प्राइस 300 है, स्टॉक अभी 78.0 है, जो कि बाटा से थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन रिलैक्सो से कम है। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छे हैं। जी रेशो थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि बन से ऊपर की रेशो थोड़ा हायर साइड पे मानी जाती है। क्विक रेशो थोड़ी सी कम है, करंट रेशो अच्छी है, एंड रिटर्न ऑन एसेट्स भी अच्छे हैं। उसके बाद डेट टू इक्विटी रेशो भी 0.61 है, बन से नीचे की डेट टू इक्विटी कंफर्टेबल जोन में मानी जाती है। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखें तो कंपनी लास्ट के 3 फाइनेंशियल ईयर से ऑपरेशन से अच्छे कैश भी जनरेट कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स के पास 73.94% है, FIIs के पास 11.49% है, एंड DIs के पास 6.63% है। तो अप्रॉक्सीमेट 8% कंपनी ही रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, जो कि काफी अच्छी बात है। कंपनी हाईली बिरिश टेरिटरी में है क्योंकि कंपनी एक के बाद एक नया लो बनाती जा रही है। तो पहला लो कंपनी ने इस लेवल पर बनाया है, उसके बाद नेक्स्ट लो कंपनी ने बनाया है इस लेवल पर, उसके बाद नेक्स्ट लो एक और बनाया है कंपनी ने यहाँ पर एक और, उसके बाद नेक्स्ट लो बनाया है कंपनी ने इस लेवल पर, एंड जो लेटेस्ट लो बनाया है वो बना है अप्रॉक्सीमेट 300 के लेवल पर। कंपनी ने आज बेशक कुछ हेडविंड्स को फेस किया है, लेकिन कंपनी की लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है, एंड जिस इंडस्ट्री से ये बिलोंग करती है उसके ग्रोथ के भी अच्छे एस्टिमेट्स हैं। तो एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह के स्टॉक्स में आप SIP मोड में एक्युमुलेशन कर सकते हैं। एंड फर्दर अगर आपको मेट्रो ब्रांड्स लो वैल्यूएशन पे मिलता है या डिप्स पे मिलता है तो उसको भी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो इकलौती ऐसी कंपनी है जो पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स मेंटेन कर रही है। फ्रेंड्स, अभी तक जो कंपनीज हमने डिस्कस की थी उनकी वैल्यूएशन तो कम ही थी, लेकिन अपने नियर टर्म लो से ज्यादा अपरन भी नहीं दिखाया था। लेकिन अभी हम जो 2 कंपनीज आपके सामने रखेंगे, वैल्यूएशन तो उनकी भी रीजनेबल है, लेकिन अपने नियर टर्म लो से कुछ अपरन दिखा चुकी है। नेक्स्ट कंपनी मिंडा कॉर्प है, जो मैकाट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन एंड कनेक्टर सिस्टम, प्लास्टिक्स एंड इंटीरियर्स एंड आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट्स बनाती है। अगेन बाय मिंडा कॉर्प्स। पहले तो कंपनी मार्केट लीडर है, उसके बाद कंपनी ने कुछ न्यू टेक लेगेसी प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं जहां से कंपनी को अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जैसे कि इंटीग्रेटेड कीलेस लॉक सेट, उसके बाद EV डाई कास्टिंग प्रोडक्ट्स, उसके बाद कुछ वायरिंग हार्नेस है जो कि ODB2 नॉर्म्स को कंप्लाई करती है, एंड इसलिए कंपनी ने इसे फर्स्ट टाइम लेगेसी प्रोडक्ट बोला है। उसके बाद EV वायरिंग हार्नेस है एंड कुछ डिजिटल क्लस्टर्स हैं। कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस है एंड ऑलमोस्ट सारे ही प्रोडक्ट्स की अच्छी एक्सेप्टेंस है, जो कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी दिख जाएंगे। फर्दर कंपनी की ऑर्डर बुक में 20% शेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी है। कंपनी का प्रेजेंट प्राइस 312 है, स्टॉक का PE 26.2 है, एंड इंडस्ट्री PE 30.5 है। इंडस्ट्री PE के कंपैरिजन में स्टॉक फेयरली वैल्यूड है। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छे हैं। वही डेट टू इक्विटी 0.45 है, जो कि कंफर्टेबल जोन में है। क्विक रेशो 0.80 है, करंट रेशो 1.25 है, एंड रिटर्न ऑन एसेट्स 9.86 है, जो कि बेटर हैं। उसके बाद अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि सेल्स भी काफ़ी इंप्रेसिवली ग्रो हो रही हैं, उसके बाद नेट प्रॉफिट्स भी काफ़ी इंप्रेसिवली ग्रो हो रहे हैं। वही बैलेंस शीट को देखें तो कंपनी के पास बोरिंग जो है वो कम है एज कम्पेयर टू कंपनी के पास जो रिजर्व्स हैं, जो कि 1538 करोड़ के हैं, एंड यही कारण है कि कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स बढ़कर 1026 करोड़ के हो गए हैं। उसके बाद कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स के पास 64.72% है, FIIs के पास 5.74% है, एंड DIs के पास 11.88% है। पब्लिक के पास 15.91% है, जिसमें से किसी एक बड़े इन्वेस्टर्स के पास 4.54% है। तो ऑलमोस्ट 10% कंपनी ही रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। रिटेल इन्वेस्टर्स जिस कंपनी में जितना कम होते हैं वो उतना ही अच्छा है। चार्ट पर देखें तो ब्रेकआउट हो चुका है, इसलिए जो 271 का लेवल है अब ये सपोर्ट का काम भी करेगा। टेक्निकल के बेसिस पर कंपनी यहां से इमीडिएटली 25 to 30% के रिटर्न्स दे सकती है, लेकिन हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इसलिए एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जितना लोअर लेवल्स पे मिले या डिप्स पे मिले तो आप इस तरह की कंपनीज को जरूर एक्युमुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी QSR सेगमेंट्स है। QSR सेगमेंट इंडिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग है। इंडिया में ये सेक्टर रफली 70% के CAGR से ग्रो कर रहा है। कंपनी का नाम देवयानी इंटरनेशनल है। अगेन वाई देवयानी इंटरनेशनल, क्योंकि कंपनी की ब्रांड्स जैसे कि KFC, पिज्जा हट, इनकी अच्छी एक्सेप्टेंस है। कंपनी अग्रेसिवली न्यू स्टोर्स ओपन कर रही है एंड मेट्रो सिटीज के साथ कंपनी Tier 2, Tier 3 सिटीज को भी फोकस कर रही है। कंपनी लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक 1243 टोटल स्टोर्स ओपन कर चुकी है, जिसमें नाइजीरिया एंड नेपाल
मॉल वाले स्टोर्स भी इंक्लूडेड हैं एंड इसमें KFC, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी, बैंगो एंड स्ट्रीट फूड सब आते हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी 300 और नए स्टोर्स ओपन करने पर प्लान कर रही है। कंपनी की सिंगल स्टोर सेल्स ग्रोथ भी लगातार बढ़ रही है। कंपनी का स्टॉक प्राइस 199 है, मार्केट कैप 23,959 है, स्टॉक का P 80.4 है एंड इंडस्ट्री P 91.5 है। इंडस्ट्री P के कंपैरिजन में कंपनी रीजनेबली वैल्यूड है। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.4% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 33.9% है जो कि अच्छी है। डेट टू इक्विटी 1.61 है जो कि थोड़ा हायर साइड पे है। डेट टू इक्विटी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि कंपनी अग्रेसिवली न्यू स्टोर्स ओपन कर रही है। क्विक रेशियो थोड़ी कम देखने को मिलेगी, करंट रेशियो भी आपको थोड़ी कम देखने को मिलेगी क्योंकि कंपनी अग्रेसिवली न्यू स्टोर्स ओपन कर रही है, मींस कंपनी एक बड़ा कैपेक्स कर रही है। उसके बाद रिटर्न ऑन एसेट्स 10.7% है जो कि बेटर है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर आप देखें तो कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ती हुई जा रही है एंड उसके साथ साथ कंपनी अपने प्रॉफिट्स को भी काफ़ी इंप्रेसिवली ग्रो कर रही है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखें तो कंपनी ऑपरेशन से लगातार अच्छे कैश जनरेट कर रही है एंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने हाईएस्ट एवर कैश जनरेट किए हैं। वही अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स के पास 62.76% है, FIAs के पास 12.05% है, DIs के पास 8.74% है। इसके बाद पब्लिक में भी कुछ बड़े इन्वेस्टर्स के पास होल्डिंग है। ओवरऑल 92% कंपनी स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है, सिर्फ अप्रॉक्सीमेट 8% कंपनी ही रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है जो कि एक काफ़ी अच्छा साइन है। अक्टूबर 2021 के बाद कंपनी एक रेंज में ट्रेड हो रही है एंड कंपनी अभी ब्रेकआउट के लेवल पर है। उसके बाद कंपनी यहाँ एक कम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना रही है जहाँ पर मल्टीपल शोल्डर्स बने हुए हैं, एक बड़ा सा यहाँ पर हेड बना हुआ है एंड उसके बाद एक और शोल्डर बना हुआ है। रेंज बाउंड के हिसाब से या कम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से अगर आप टारगेट निकालें तो ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलेंगे। तो आप वही यहाँ पर डेप्थ को मेजर कर सकते हैं एंड उसके बाद आप ब्रेकआउट के लेवल पर रख सकते हैं। तो ये रहेगा ब्रेकआउट का लेवल। तो फर्दर कंपनी अगर यहाँ से ब्रेकआउट देती है जो हमें टेक्निकल टारगेट्स देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 255 के जो कि प्रेजेंट लेवल से 28.48% है। फ्रेंड्स, हम लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से किसी भी स्टॉक को स्टडी करते हैं तो इसलिए आप SIP मोड में या जितना भी डिप्स पे मिले तो स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कभी बेस्ट लाइफ फूड लो वैल्यूएशन पर मिलता है या डिप्स पर मिलता है उसको भी आप जरूर एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं क्योंकि वो इकलौती ऐसी कंपनी है जो पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सिंगल स्टोर सेल ग्रोथ बना रही है। वीडियो को आपने अगर यहाँ तक देख लिया है, आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।